जो आपने कही, मैं उसी का ही उत्तर देता हूँ, इस बात को कह देता हूँ कि यह एक प्राण के संदर्भ में जो शरीर है, उस शरीर का अभी जो नया रिसर्च हुआ है उसके अनुसार हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, छोटी की बड़ी, और एक एक कोशिका में एक कोशिका को लेकर के दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक सेकंड में लगभग 1 लाख बार ऊर्जा का कण जो है, जो फोटॉन्स है, उसको प्रसारित या प्रवाहित करता है। यानी कि शरीर की एक कोशिका एक सेकंड में 1 लाख बार वो ऊर्जा की किरणें को वो प्रसारित करती है। वो ये ऊर्जा की जो शक्ति है, क्योंकि स्थूल रूप से हम लोगों को प्रतीत नहीं होता है, हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, परंतु वो शक्ति या ऊर्जा का प्रसारण एकदम निरंतर चलता रहता है। और इसी शक्ति के द्वारा, इसी ऊर्जा के द्वारा, क्योंकि प्राण के द्वारा यह ऊर्जा संचालित है, इसी ऊर्जा के द्वारा यह देह संचालित होता है। यदि हम प्राणों की बात करें तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क के अंदर वह किस तरह से प्राण शक्ति पूरा कार्य करता हुआ हमको दिखाई देता है। तंत्रिका कोशिका कैसे काम करती हैं वो हमने दिखाने का प्रयास किया है। ये मस्तिष्क की तरंगें, जो मस्तिष्क की तरंगें हैं, इन तरंगों के विषय में हम जानते हैं कि मस्तिष्क हमारे तंत्रिका तंत्र का, शरीर के संचालन में सोचने का, विचारने का यह मुख्य तंत्र है, हम सब जानते हैं। इसके अतिरिक्त या इसके अंदर जो काम करने वाली जो तरंगें हैं, मस्तिष्क जो न्यूरॉन्स हैं, वो प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले असंख्य जो तंत्रिकीय आवेग हैं, जिसको मस्तिष्कीय तरंगे कहते हैं, इन चेतना का जो विद्युत आवेग है, इस पर आधारित है। तो इस आधार में भी अभी जैसे मॉडर्न साइंस के हिसाब से जिनको ढूंढा गया है मस्तिष्कीय तरंगे, उनमें से मुख्य रूप से 6 तरंगे हैं, आप सब जानते हैं। और हमने उन 6 तरंगों को, जैसे अल्फा वेव्स हैं, उसको संस्कृत में हमने इनका सबका नामकरण भी किया है कि जैसे जो अल्फा वेव्स है उसको आद्याल्प तरंग, बेटा वेव्स है उसको वीत तरंग, और डेल्टा वेव्स है उसको दूलित तरंग, थीटा जो वेव्स है उसको वितथ तरंग, इसी तरह से जो गामा तरंग है उसको गामा तरंग, और जो लैम्डा वेव्स है उसको लंबाद तरंग। इस तरह से हमने इसको किया है कि इसी के आधार पर संस्कृत में अर्थ भी बनते हैं। ये वेव्स अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अवस्थाएं रहती हैं, आप जानते हैं। इसमें जो मजेदार बात यह है कि ये जो तरंगे हैं हमारी अवस्था या हमारी स्थिति के आधार पर बदलती भी रहती हैं, या मैं यूं कहूं कि तरंगों के आधार पर हमारा मन का स्तर मापा जा सकता है। तो मॉडर्न मेडिकली जब उसको तरंगों को देखा जाता है ईईजी आदि के माध्यम से, तो अंदर की स्थिति को वो मापते हैं। तो ईईजी को अंदर की स्थिति मापते हैं, तो फिर इन तरंगों में परिवर्तन हम कैसे लाएं? तरंगों के यदि परिवर्तन की बात करें तो जैसे नशा आदि करा देते हैं, कुछ भी किसी को खिला दें, तंबाकू, गुटखा या जो भी अफीम, भांग वगैरह, तो उस मस्तिष्क के तरंगों में परिवर्तन आ जाएगा, परंतु जब तक उसका असर है तब तक आ जाएगा, और उसका दूसरे जो दुष्प्रभाव वो शरीर में होंगे। परंतु यदि योग करते हैं, आप साधना करते हैं, तो उसके बाद में इन तरंगों में परिवर्तन आता है, या जिस स्तर पर जो तरंगे रहनी चाहिए, जो एक उच्च स्थिति जो होनी चाहिए, उस उच्च स्थिति को भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि बिना किसी बाह्य साधन के, यदि योग की साधना, योग का आश्रय हम लेते हैं, तो उसके अंदर भी ये पूरा परिवर्तन हम पूरे संपूर्ण शरीर में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसीलिए ये जो संपूर्ण परिवर्तन के लिए कि जो पूरा नर्वस सिस्टम है, जो स्नायु तंत्र है, इसको समझने के लिए हम उसको समझ सकते हैं। अब थोड़ी सी जो मैं बात कर रहा था ईड़ा पिंगला का जो विवेचन है, उस विवेचन को थोड़ा और समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत कठिन काम था कि किस तरह से हम मोटर और सेंसरी को अलग करते हुए कार्य का विवेचन करें, तो उस बात को मैं समझाना चाहता हूं कि जितने भी नस नाड़ियां काम करती हैं, जैसे सेंसरी और मोटर साथ में ही काम करती हैं यदि बाहर देखें तो, परंतु इसको जब आप गहराई में देखते हैं, ये रीढ़ की हड्डी का कटा हुआ भाग है, जो बीच का पोर्शन है, और ये कटा हुआ भाग है। इस भाग में आप देखेंगे जो साइड में जो जा रही हैं, ये 2 रंग में दिखाया है। जो हरे नाड़ी में आप देख रहे हैं ईड़ा का मार्ग है, ये नीले में ये पिंगला का मार्ग है। तो ईड़ा और पिंगला को आप देखते हैं तो यह जो है, ईड़ा और पिंगला मतलब वो शक्ति के मार्ग है। ये मार्ग ये है, इसके अंदर से वो शक्ति का गमन होता है। ये आप देख रहे हैं कार्य के हिसाब से हमने समझाने के लिए किया। जो रीढ़ की हड्डी होती है, आप इसको समझिए, क्योंकि जो गैंगलिंग और जो प्लेक्सेस हैं, नहीं, रीढ़ की हड्डी को काट के दिखा रहे हो ना सर जी? रीढ़ की हड्डी का ये बीच का भाग है। जैसे रीढ़ की हड्डी यूं खड़ी होती है, तो उसको जो बीच का काट देते हैं, एक कसेरू का जो है, रीढ़ की हड्डी की कसेरू का के अंदर का ये भाग है,
कशेरुका के अंदर में ये जो बाहर जो सफेद सफेद आपको दिखाई दे रहा है, या जो ये लाइनें लाइनें सी दिखाई दे रही हैं, ये बाहर रीढ़ की हड्डी है, समझिए आप, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर का भाग है। और इसमें भी जो सेंसरी है वो पीछे रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ से आती है, और जो आपका मोटर है वो अंदर की तरफ होता है। तो जैसे जो बैठे हमारे चिकित्सक भाई, तो वो जानते हैं कि उसमें जब डॉक्टर को स्पाइन के अंदर इंजेक्ट करना होता है तो सेंसरी नर्व को शून्य कर देने से वो संज्ञा वह वाली जो संज्ञा वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये पीछे से होता है, पर ये बाहर निकलता है। जब रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकलने के बाद में ये जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद में तो ही जाकर के वो कार्य प्रारंभ करता है। यानी कि उस जो शक्ति है, जो सेंसरी और जो मोटर की जो शक्ति है, ईड़ा और पिंगला की शक्ति है, रीढ़ की हड्डी में तो अलग अलग ढंग से गति करती हैं। रीढ़ की हड्डी से जब बाहर आते ही जो कार्य के रूप में, चाहे वो शरीर की क्रियाओं का संचालन है, चाहे जितने भी तरह के जो कार्य हैं, उन सबको कार्य करने से पहले वो जुड़ जाते हैं। तो कई बार क्या करते हैं कि जो गैंगलिंग्स होती हैं, जो गंडलिकाएं बनती हैं या प्लेक्सस जो केंद्र बनते हैं, लोग उसको केंद्र को मानते हैं कि ये चक्र है। वस्तुतः चक्र वो उसके अंदर प्रवाहित होने वाले ऊर्जा का नाम चक्र है। वह तो नस नाड़ियों का समूह है जिसके माध्यम से वो ऊर्जा काम कर रही होती है। इसी तरह से जो सेंसरी और मोटर है वो अंदर रीढ़ की हड्डी में आप देखेंगे वो बिल्कुल अलग अलग वो काम कर रही होती है, वो अलग अलग गति कर रही होती है। जो मूलाधार है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, वो जब नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है उस समय पर उसी मार्ग से होकर के, यानी कि रीढ़ की हड्डी के मध्य में मूलाधार है और मूलाधार के दोनों तरफ सेंसरी और मोटर है, दोनों साथ साथ काम करते हैं। और जहां जहां से जो मूलाधार की जो नाड़ी जाती है और सेंसरी जो है, वह जो मूलाधार वो न्यूट्रल है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो न्यूट्रल एनर्जी की तरह से काम करती है। वह जैसे न वो किसी के पक्ष में न किसी के विपक्ष में। तो होता क्या है कि जब वो सीधा काम करती है, तटस्थ ढंग से ऊर्जा काम कर रही होती है, तो जहां जहां से गुजरती है, जब जहां पर यदि वो सेंसरी के साथ जाएगी ईड़ा के साथ में, तो ईड़ा की शक्ति की वृद्धि करती है। पिंगला के साथ जाएगी तो पिंगला की शक्ति की वृद्धि करती है। ये मॉडर्न साइंस भी मानता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिसाब से जो उसकी गति जो जिधर जिधर से जाती है उधर उधर से वो कार्य करती है। तो इस तरह से ये रीढ़ की हड्डी को और समझाने के लिए ये दिखाया है कि किस तरह से रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना जैसे बीच में है, सुषुम्ना नाड़ी से जिधर जिधर से वो जाएगी, सुषुम्ना नाड़ी की जो गति है, शक्ति ऊर्जा है, वो जिधर जिधर स्पर्श होती जाएगी उस शक्ति की वो वृद्धि करेगी। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि प्राणायाम करने से, योग करने से, साधना करने से वो शक्ति की वृद्धि होती है। उससे हमारी सेंसरी नर्व भी स्ट्रांग होता है और मोटर वाला भी। तो दोनों के लिए ही, इसीलिए ये जो सिद्धांत है इस रूप में, इस गहराई में, क्योंकि ये पुस्तक रूप में भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, तो यह पहली बार हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि किस तरह से सेंसरी और मोटर ईड़ा और पिंगला है और वो सुषुम्ना के माध्यम से शरीर में कैसे काम करता है। आधुनिक विज्ञान के साथ में जो योग विज्ञान में जो ऋषियों ने प्राचीन काल में कहा था वह किस तरह से सत्य है, किस तरह से उसको जोड़ा जा सकता है, ये सबसे आधुनिकतम और सबसे अद्भुत और सबसे प्रामाणिक यह प्रयास है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ईड़ा पिंगला के और ये श्वसन तंत्र का जो संबंध है, श्वसन तंत्र और स्नायु मंडल का। आप देख रहे हैं इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह से मनुष्य हम श्वास ले रहे हैं, देह का संचालन तो मुख्य रूप से हम नासिका से श्वास लेते हैं, उससे श्वास चलता है। परंतु ये श्वास लेने की प्रक्रिया जो शरीर से, जब माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो हमको पता है कि वह तब नाक से मुंह से श्वास लेना शुरू करता है। पर अंदर जो है वो जो उसकी जो धड़कन होती है वो ठीक है मां से प्राण शक्ति के द्वारा शक्ति पाकर के वो श्वसन करता है। परंतु जिस तत्व से, जैसे मैंने कहा कि एक एक कोशिका, उस एक एक कोशिका के अंदर भी प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है। वहां पर आत्मा नहीं, प्राण ऊर्जा है। जो प्राण ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है कि उसके अंदर वह उसके द्वारा शरीर का निर्माण संभव है। एटम में भी शक्ति है, ऊर्जा है, परंतु वहां पर वह ऊर्जा जिससे कि शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी से शरीर नहीं बना सकते, परंतु सेल से शरीर बना सकते हैं। सेल जब मृत हो जाता है, जैसे कि हम उसको, उस सेल को, कोशिका को, जो जिसमें ऑक्सीजन और कोशिकी ऊर्जा है, जिसको सेलुलर एनर्जी बोलते हैं, इसके अंदर में एक श्वसन की प्रक्रिया, यानी कि हर सेल श्वास लेना और छोड़ने का काम कर रही है। तो वो सेल के द्वारा ही जीवन बनता है। मरे हुए सेल, जैसे शुक्राणु के अंदर में भी, जैसे कहते हैं ना कि ये जीवित सेल हैं, ये मरे हुए सेल हैं, वो जीवित सेल से आदमी बनेगा, मरे हुए शुक्राणु से आदमी नहीं बनेगा। जीवन मृत्यु जो है ये किस पर निर्भर है?
प्राण देखिए दो उसके प्राण अंदर वो दोनों में तत्व- भी तो है। दो चीजें हैं, दो तरह के तत्व होते हैं। एक जिस तत्व से शरीर बनने की संभावना है, एक जिस तत्व के न रहने से शरीर बनने की संभावना नहीं है। इतना ही फर्क है, पदार्थ का बाह्य स्वरूप में कोई फर्क नहीं होता है। ये एक समझाने के लिए कि किस तरह से ये कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया शुरू होने के बाद में वो श्वसन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब हम शरीर मर जाता है तब श्वसन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तब न तो हमारा नाक श्वास लेता है, न हमारे सेल श्वास लेते हैं, परंतु सारे तत्व तो तब भी विद्यमान रहते हैं। परंतु मरे हुए सेल में से फिर आदमी पैदा नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद में क्या होगा कि वो जो सेल, सारे सेल में से फिर वो मरे हुए आदमी का सेल निकाल लेने से नया आदमी क्लोनिंग नहीं होगी, नया आदमी नहीं बन सकेगा। वो जीवित आदमी के अंदर से ही वो पैदा हो सकता है। कारण क्या है कि उसके अंदर जो है ना, ये जो माइटोकॉर्निया जो था, जो ऊर्जा का जो केंद्र, जो श्वसन का जो प्रक्रिया थी, जिसको हम कहना चाहिए कि जो सेलुलर एनर्जी से युक्त जो सेल था, वो सेल नहीं है उसके अंदर। वो सेलुलर एनर्जी निकल गई, सेल तो है पर वो एटम बन जाएगा फिर। यानी जिस सेल में से सेलुलर एनर्जी निकल जाएगी वो एटम रह जाएगा। तो एटम से वो धरती का पार्ट तो रहेगा, वो पंच तत्व तो बना रहेगा, उसमें पंच तत्व तो है, वो मिट्टी में रहेगा, परंतु उससे वह मानव निर्माण की प्रक्रिया वाली जो क्रिया है वह नहीं संभव है। तो इतनी सी बात थी। ये श्वसन तंत्र की प्रक्रिया आप जानते हैं कि सांस लेते समय किधर किधर किन किन अंगों में प्रभाव पड़ता है। आप ये देखिए कि ये आदमी का जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क के जो भाग में आप देख रहे हैं कि जो एक हरा वाला जो भाग है वह हमारा ईड़ा वाला पार्ट है, जो नीला वाला पार्ट है वो पिंगला वाला पार्ट है। तो मस्तिष्क के दोनों ओर ईड़ा और पिंगला को हम ऐसे नहीं बांट सकते हैं कि हम श्वास लेते समय तो कह देते हैं कि ये हमारी ईड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है, परंतु मस्तिष्क में यदि आप देखेंगे उसका जो स्थान है वो दायां बायां दोनों तरफ दोनों ही है। इसीलिए यदि इसको आप देखते हैं तो मस्तिष्क का जो कार्य है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, वो विपरीत साइड में काम करता है। दायां मस्तिष्क बाएं साइड में, बायां दाएं में करता है। परंतु यदि ईड़ा पिंगला को आप देखेंगे तो जो श्वसन तंत्र में जो वैज्ञानिकता है, जिसके ऊपर अभी और रिसर्च होने की जरूरत है, जो बहुत गहरी बात है, वो ये है कि ये ऋषियों ने किस तरह से अनुसंधान किया होगा कि हमारे यहाँ जैसे हमने बाएं नासिका से श्वास लिया तो वो श्वास जो है जाकर के हमारे सेंसरी पर प्रभाव डालता है, और दाएं से लिया तो वो जाकर के मोटर सिस्टम में प्रभाव डालता है। ये बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि इधर से लेने पर वो शीतलता वाला कार्य को बढ़ाएगा, इधर से लेने पर गर्मी को बढ़ाएगा। वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं, हम इसको सेंसरी और मोटर के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है। ये बहुत काम किया जा सकता है कि किस तरह से, क्योंकि इससे पूरा जो हमारा शरीर का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल दिमाग से है। वो श्वास के कंट्रोल से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मोटर और सेंसरी, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल स्थूल कंट्रोल है। उसके द्वारा हम धड़कन तेज हो रही हार्ट की हम कम कर सकते हैं, या हमको एकदम कोई शरीर में कोई चेष्टा क्रिया ज्यादा गति हो रहा है, रक्त संचार बढ़ा हुआ है, उसको कम कर सकते हैं। बीपी हाई है उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो स्थूल तत्कालिक कंट्रोल हो गया। इसका स्थायी कंट्रोल है जहां से ऊर्जा का स्रोत का प्रवाह हो रहा है। इसमें भी एक जो बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, आप इसको देख करके आपको लगता है कि हम जो पूरा जो मॉडर्न शरीर विज्ञान में और हमारे जो शास्त्रों के हिसाब से जो फर्क है, वो इतनी सी बात आप समझिए, जो तंत्र का जो आधार है, प्राण जो ऊर्जा है, संपूर्ण शरीर में जो शक्ति का जो प्रेषण करने की जो ताकत है, जो वह मस्तिष्क के अंदर है, और इसी संपूर्ण जो तंत्रिका तंत्र से संपूर्ण देह चलता है। ये मॉडर्न साइंस भी मानता है। फर्क ये है कि संपूर्ण तंत्रिका तंत्र से संपूर्ण देह का संचालन होता है, देह का भरण पोषण, चलन, गति, ऊर्जा जो सब कुछ पाते हैं, परंतु उसकी चलाने की शक्ति कहां से आती है, वहां पर आधुनिक विज्ञान मौन है। वही प्राण शक्ति, उस प्राण शक्ति से आत्मा का संबंध, आत्मा से परमात्मा तत्व का संबंध, यह दो चीज को बिना जोड़े इसमें आने वाली जो शक्ति है, कहां से आई, कैसे जोड़ा, वो कहेंगे कि वह निमित्त कारण बना तो वो शक्ति आई, कारण हटा तो शक्ति हटी। तो कारण कहां से बना, तो वहां पर हमको आत्मा तत्व और परमात्मा तत्व को मानना पड़ता है। यही इसमें मैंने काफी विस्तृत रूप में एक क्रमबद्ध ढंग से इसको लिखा है, तो ये इससे पता चलता है।
अब हम थोड़ी सी कुंडलिनी विषय में, क्योंकि हमने थोड़ी बात करी, उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, जो प्राणोत्थान की जो क्रियाएं हैं, एक तो मस्तिष्क में हम जैसे श्वसन की क्रिया करते हैं, इसको ध्यान से सुन लेना। जब हम ईड़ा और पिंगला के माध्यम से श्वसन की क्रिया करते हैं, मोटर और सेंसरी को हम जागृत करते हैं, वही जो मूलाधार की शक्ति है, जो हमारी जो सुषुम्ना शक्ति है, उसको भी हम जागृत करते हैं। तो इस तरह से ये धीरे धीरे ये मस्तिष्क की ओर जो ऊर्जा का प्रभाव है वो बढ़ता रहता है। यहाँ पर ये अभी इसका एक वीडियो भी हमको मिला है, किसी ने एमआरआई करते समय उस शक्ति को मापने का प्रयास किया है। वो भी मैं आपको अगली बार में दिखाऊंगा कि ये शक्ति ऊपर की चलती हुई, जो बीच की रीढ़ की हड्डी के अंदर जो बीच में लाल सी आपको दिखाई दे रही, वो धारा हुआ है, वो सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना शक्ति जो है किस तरह से मस्तिष्क की ओर काम करती है, वह इसमें दिखाया गया है। ये शक्ति के जागरण होने के बाद में जो स्थिति है, उसको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया है कि कैसी स्थिति हो जाती है जब शक्ति का जागरण होता है, व्यक्ति कैसा महसूस करता है। सिर्फ उतनी सी बात है। चक्रों के विषय में थोड़ा सा आपको अभी संक्षिप्त में दिखा देते हैं, इसको आप समझिए। ये चक्र वस्तुतः एक बात और भी है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चक्र की बात आती है, तो चक्र वस्तुतः हम लोग कहते हैं चक्र मतलब पहिया। चक्र मतलब पहिया नहीं है यहाँ पर, इसको भी आप समझिए। चक्र मतलब यहाँ पर है चक्रवात टाइप। चक्रवायु में क्या होता है कि आपने देखा होगा, अभी इसको इस तरह से समझिए, वो बहुत गहरा होता है। ऐसे जैसे वायु का जो प्रवाह है, जब गोला बनता है तो उसके बीच में एक सुरंग जैसी भी बनती है, वह जो स्वरूप है उसको चक्र कहा जाता है। तो ये चक्र के स्वरूप को हमने दिखाने का प्रयास किया। ये किस तरह से कौन कौन से चक्र कौन कौन से अंग पर प्रभाव डालते हैं, वह आपको थोड़ा दिखाया है। इसके बाद में वो चक्रों में किस तरह से कार्य होता है, उसको दिखाने के लिए नीचे से ऊपर कैसे जाता है, वो है। इसके बाद में आप देखेंगे पंच प्राणों के विषय में, कि आप सबको पता है कि प्राण ये चक्रों में किस तरह से, जो ईड़ा पिंगला की बात है, उसको मार्ग को हमने समझाने का प्रयास किया है। किस तरह से जो ईड़ा पिंगला शक्ति है, सुषुम्ना शक्ति कैसे काम करती है। ये पंच प्राण कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सा प्राण रहता है, वो थोड़ा समझाया है। और पंचकोश के विषय में, ये पंचकोश का कैसे प्रभाव रहता है देह में। ये कोश के संदर्भ में लगभग ये मुख्य रूप से मैंने आपको ये प्रयास किया बताने का कि किस तरह से इस शरीर का संबंध चक्रों से है, कोश से है, या जो ईड़ा पिंगला क्या है, सुषुम्ना क्या है, नाड़ियां क्या है। अब एक चीज मैं इसके बाद में थोड़ी सी जो बात बताने जा रहा हूं, ये थोड़ा पहले किया हुआ काम है, परंतु मैंने अभी आपको कभी चर्चा नहीं करी। ये जो अष्टचक्र की कल्पना है, ये कल्पना नहीं है, ये वस्तुतः बहुत बड़ा विज्ञान है। और हम अभी रोग के निवारण के लिए या साधना के लिए योग की बात करते हैं। यदि इन शक्तियों को समझ करके, जान करके जीवन में यदि हम इसका प्रयोग करें, तो ये बहुत दिव्य और बहुत गहरी शक्तियां हैं। इसको और समझने के लिए यदि महर्षि पतंजलि की ओर जाते हैं, हमने ये प्रयास किया है कि इन चक्रों का अष्टांग योग से क्या संबंध है। अष्टांग योग से संबंध की बात मैं थोड़ी सी कहना चाहूंगा अभी, क्योंकि हम लोगों ने जितनी तैयारी करी थी कुछ चीजें रह गई थी, इसलिए वो चीज अभी प्रेजेंटेशन में ये लोग नहीं करके ला पाए। मैं वैसे ही समझा देता हूं। आप सब जानते हैं कि महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। इसी तरह से जो चक्र हैं, चक्रों को भी आप जानते हैं, मूलाधार से लेकर के स्वादिष्ठान से लेकर के मणिपुर से लेकर के अनाहत चक्र आदि के विषय में। तो इसका बहुत वैज्ञानिकतापूर्ण ढंग से संबंध है। जो मूलाधार की शक्ति है, मूलाधार की जो ऊर्जा है, उसको जागृत करने से जो महर्षि पतंजलि ने यम की बात की, यम के अंतर्गत क्या आते हैं? यम के अंतर्गत आते हैं सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य आदि। तो सत्य, अहिंसा आदि में क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनका संबंध यदि आप गहराई से देखेंगे
ये हमारी आंतरिक भावनाओं से संबंध है इसका। नितांत ये व्यक्ति की अपनी है। मैं कितने सत्य में स्थित हूं ये मुझ पर निर्भर है। प्रभाव स्वयं को तो पहले होगा। मैं बैठे हुए कोई एक बहुत गहरी कोई अद्भुत बात सोच रहा हूं, उसका लाभ पहले मुझको मिलेगा। यदि कोई गड़बड़ सड़बड़ सोच रहा हूं, उसकी हानि पहले मुझको होगी, बाद में समाज का होगा। तो ये इसका जो आंतरिक संबंध से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये व्यक्ति से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इसके पालन न करने से पहले व्यक्ति अपनी हानि करता है, उसके बाद में समाज और देश की हानि करता है। और इसलिए इसका संबंध को हमने मूलाधार चक्र से माना है, क्योंकि जब जागृत होती है मूलाधार चक्र की स्थिति, वहीं पर झूठ, हिंसा, अति काम वासना, इस तरह के जो विकारी भाव हैं वो समाप्त होने लगते हैं। उसके बाद आप आइए नियम के विषय में। जो नियम है, नियम का संबंध है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये शौच, संतोष, तप आदि जो क्रियाएं हैं, पहले व्यक्ति की हानि ज्यादा होती है। अशुद्ध रहेगा तो वह अपनी बीमारी पालेगा, या संतोष नहीं करेगा तो बेचैन होगा, तो उस बेचैनी के द्वारा अपनी हानि करेगा। वो ज्यादा हानि वो अपनी करता है पहले, उसके बाद में तब समाज की हानि करता है वो। तो इसीलिए इसका संबंध स्वादिष्ठान चक्र से है कि स्वादिष्ठान चक्र की शक्ति जागृत हो जाएगी तो हमारी ऐसी प्रवृत्तियां जो है वो हमारी छूट जाएंगी। तीसरा है यम, नियम हो गया। तीसरा है आसन। आप जानते हैं आसन का संबंध है मणिपुर चक्र से। मणिपुर का चक्र का संबंध है आपके नाभि से। तो मणिपुर का संबंध नाभि से है और नाभि का संबंध है सारे शरीर से। यानी पूरे शरीर को ठीक रखना हो तो नाभि को ठीक रखना जरूरी है। एक स्वामी जी हमारे वो नाभि ठीक भी करते थे, हमारे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज भी नाभि ठीक करने की दवाई देते हैं। तो नाभि से है। तो जो आसन हम करते हैं उसका ज्यादा प्रभाव कहां पर पड़ता है? शरीर पर पड़ता है। तो आसन के द्वारा हम अपने शरीर की क्रियाओं को, शरीर की चेष्टाओं को ठीक रख सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए उसका संबंध को मणिपुर से जोड़ा गया। यम, नियम, आसन, ये मणिपुर चक्र को ठीक रखने के लिए जरूरी है कि दैहिक जो निरोगता के हिसाब से आसन का अभ्यास। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम का संबंध है अनाहत चक्र से। अनाहत से क्यों है? क्योंकि जो हृदय और जो फुसफुस हैं, जो श्वसन तंत्र है, श्वसन से जिन पर तुरंत प्रभाव पड़ता है, उसका नाम है अनाहत। तो अनाहत चक्र को ठीक रखने के लिए हमको ये प्राणायाम आदि के अभ्यास के द्वारा सबसे पहले उस चक्र को हम ठीक रख सकते हैं। प्रत्याहार का संबंध जो है, जो विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र को आप जानते हैं कि जब प्रत्याहार का अर्थ आप सबको पता है कि शक्ति जब जागृत होती है तो जो भटकी हुई जो हमारी जो विचार की चिंतन है, सोच है, उन सारी चीजों को संग्रहित करते हुए उसमें से जो हमारे लिए उपयुक्त है उनको संग्रहित करने का जो प्रयास है वो प्रत्याहार के द्वारा संभव है। वो विशुद्धि चक्र की जागृति या वहां की शक्ति के द्वारा यह संभव है। और इसी तरह से जो धारणा का संबंध है वह आज्ञा चक्र से है कि आज्ञा चक्र में आपको पता है कि ध्यान लगाने के लिए भी यदि मन एकदम इधर उधर विचलित हो रहा हो तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं, जैसे हिंसा के भाव जागृत हो या कभी गुस्सा क्रोध आए तो तुरंत मूलाधार में आप ध्यान करिए, आप देखिए प्रभाव, इनका संबंध उससे है। तो वो विकार आने पर वहां से उसको ठीक भी किया जा सकता है।
ये बहुत बड़ा विज्ञान है और एक दूसरे से एक बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। वो जुड़ी हुई चीजों को ही मैंने इकट्ठा कर करके उसको एक व्यवस्थित स्वरूप में लाने का प्रयास किया है। आप देखिए, यदि आपका जो है पेट वगैरह गड़बड़ है, वो नाभि चक्र में ध्यान करें, तुरंत आप देखेंगे कि उसका प्रभाव, यदि किसी का पेट खराब है तो पेट खराब है तो आप मणिपुर चक्र में ध्यान करिए, पेट जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां की जो शक्ति है, वहां की जो एनर्जी हो जागृत होने पर वो तुरंत उसका प्रभाव वहां पर जल्दी पड़ेगा। तो इसी तरह से जो ध्यान का संबंध है वो मनस चक्र से है, आज्ञा चक्र से थोड़ा सा ऊपर आप वहां पर करेंगे मन शांत। आप देखिएगा, मन शांत करने के लिए प्रायः हम लोग आज्ञा चक्र में ध्यान की बात करते हैं। वस्तुतः वो मन शांत करने के लिए आज्ञा चक्र का ध्यान नहीं है, वह तो धारणा को मजबूत करने के लिए है। और इसका यदि व्यवहारिक रूप से यदि आप प्रयोग करना चाहते हो, तुम्हारा मन अशांत हो, तो एक बार तो यहां कर लेना ध्यान, यहां, ये आज्ञा चक्र में। फिर थोड़ी देर के बाद आप देख लेना, कुछ दिन उसका अभ्यास करो, उसके बाद यहां से यहां करो, इससे ऊपर थोड़ा सा, ये आपका मनस चक्र का स्थान है, फिर वहां ध्यान करो, फिर आप स्थिति का अनुभव करिए। दोनों ही स्थिति में बहुत फर्क पड़ेगा। जो मनस चक्र है वो उसका स्थान यहां पर है, जिसको ललाट चक्र या बिंदु चक्र भी कहते हैं। उसके बाद में यदि जो पूर्ण आनंद की जब बहुत गहराई में पहुंचते हैं, दोष विकार और बीमारियों से परे हो जाते हैं, फिर वह समाधि की जो स्थिति है वह सहस्रार चक्र में मस्तिष्क में ध्यान करने से वो स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हमने थोड़ा सा प्रयास, ये अभी तो एक मोटे मोटे स्वरूप में मैंने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से शरीर का निर्माण होता है, किस तरह से सृष्टि का निर्माण होता है, किस तरह से यह तंत्रिका तंत्र कार्य करता है, किस तरह से ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना महत्वपूर्ण है, किस तरह से शरीर के जो रंग हैं उन रंगों की क्या उपादेयता है या शास्त्रों में क्या है और आधुनिकी क्या रिसर्च हुए हैं, इन सभी चीजों को जोड़ करके यह एक गुलदस्ता बनाने का प्रयास किया है हमने। और ये एक बड़े रूप में, और इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा विशेष कर करके जो अध्येता है आयुर्वेद में, तो फिर भी क्योंकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार वो शरीर विज्ञान को पढ़ते हैं, परंतु योग में इसका एक नितांत अभाव था। ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई प्रमाण या आधार इस देश में आज तक उपलब्ध नहीं था। जो ये अभाव और कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास ये हमने शरीर विज्ञान के रूप में, ये नए ग्रंथ और नए सोच और नए अनुसंधान के रूप में प्रयास किया है। तो ये प्रयास की एक प्रसन्नता हमारे मन में थी। श्रद्धेय स्वामी जी से हमने आग्रह किया। आग्रह करने के बाद में आज आप सबके बीच में, क्योंकि समय के हिसाब से विषय बहुत बृहद और विस्तृत है, तो उसको एक एक अंग को, एक एक पार्ट को, और मैं विशेष करके जो चोटीपुरा की हमारी सब बहनें हैं उनका बड़ा योगदान रहा। आचार्य विजयपाल जी अभी नहीं है, बनारस के हमारे एक विद्वान है त्रिपाठी जी, उनका भी सहयोग है। अभी एक नए कुंडू जी भी आ रखे हैं, उनसे भी हम थोड़ा सहयोग ले रहे हैं। तो ये आगे आने वाले समय में योग कोई पढ़ने की बात करेगा, जानने की बात करेगा, तो ये छोटा सा प्रयास योग विज्ञान के बिना वो कभी भी वह गति नहीं कर पाएगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं सुनने के लिए और करने के लिए।